हम अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लास्ट क्लास को रिवाइज करा चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे थे कि बच्चों पता है, मैं आज आपको वो चीज सिखाने वाला हूं जो आपको पूरी बायोलॉजी का बेस तैयार करेगा और आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आप बायोलॉजी को बायोलॉजी की तरह देखोगे, आप विज्ञान को विज्ञान की तरह देखोगे। सच बता रहा हूं। मैंने क्या बोला आपसे पता है कि ये जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का मतलब कोई भी अर्थ का पार्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब जैसे कि आप चट्टानों का टुकड़ा ही ले लो और कोई भी लिविंग सेल ले लो, कोई भी लिविंग सेल, वो एक वेजिटेबल हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि वो एक वेजिटेबल का टुकड़ा हो सकता है, वो एक लीवर पीस हो सकता है, एनिमल का लीवर का टुकड़ा ले आओ, चिकन का ले आओ, मटन का ले आओ, आदमी का ही ले आओ, कुछ भी ले आओ, एक लीफ ही ले आओ। अब आप क्या करो, दोनों का करो क्या, एलिमेंटल एनालिसिस, दोनों का केमिकल एनालिसिस करो। कैसे करते हैं वो भी अभी मैं सिखाऊंगा। दोनों का केमिकल एनालिसिस करो, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखना है। दोनों का केमिकल एनालिसिस करो, दोनों का। पता है आपको जान के ताज्जुब होगा, आपको जान के ताज्जुब होगा, जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा। जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, एटसेट्रा, जो भी यहाँ है मेजोरिटी तौर पर यही सब है। वही सेम एलिमेंट यहाँ पे भी है, सेम एलिमेंट। यहाँ सिलिकॉन भी है, बस यहाँ पे सिलिकॉन थोड़ा सा नहीं है, वो मैं अभी आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा एनसीईआरटी वाली। अच्छा एक बात बताइए, ये अर्थ क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन देखने पर एक लिविंग सेल के केमिकल कंपोजिशन से ज्यादातर सिमिलैरिटी दिखा रहा है। ये सिमिलैरिटी दिखाना मजाक है क्या? नहीं, ये हमें बताता है कि ये जो लिविंग सेल्स बनते हैं ना, उसमें जो कुछ भी आता है वो अर्थ क्रस्ट से ही आता है। अब वो आता कैसे, तो उसके लिए पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं, इकोसिस्टम। बस इतना एक आइडिया देता हूं कि इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म होता है प्रोड्यूसर, जनरली ये ग्रीन प्लांट होते हैं। ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अर्थ क्रस्ट से, इन चट्टानों से या फिर मिट्टियों से इन एसेंशियल एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके उसको मॉडिफाई करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट तैयार करते हैं और हम लोग फिर इसको खा लेते हैं। अब बोलोगे सर हम तो घास खाते हैं, हम तो मांस खाते हैं। तुमने जो मांस खाया उसने घास खाया, तुमने बकरा खाया, बकरा ने घास खाया, और बकरे में भी कुल मिला के वो सब कुछ प्लांट से ही आया, अब प्लांट ने मिट्टी से लिया। कुल मिला के ये पूरा जगत, ये पूरा लिविंग वर्ल्ड मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। और मिल जाएगा नहीं, ये भी बता दूं, मिल रहा है हर पल हर सांस के साथ। कैसे, मैं आपको सेल रेस्पिरेशन में आभास दिला दूंगा। इतना समझो कि मिट्टी से बना शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। आप जो कुछ भी मेरा ये देख रहे हैं सब कुछ मिट्टी से ही बना है। ये मेरा नाक, ये मेरा कान, सब कुछ मिट्टी से बना है। आप मेरे सेल्स का केमिकल कंपोजिशन देखना, वो अर्थ क्रस्ट से सिमिलैरिटी शो करेगा। इसका मतलब यहां से एक बात पता चला कि हमारे सेल्स में जो कुछ भी है सिमिलर कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट में। इसका मतलब हमारे सेल्स का सारा कंटेंट अर्थ क्रस्ट से ही आता है। चाहे वो किस तरीके से आता है, ये सब आपको 12th के इकोलॉजी चैप्टर में, मतलब इकोलॉजी यूनिट में जो इकोसिस्टम चैप्टर है वहां क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के इतना बात तो पता चलेगा कि केमिकल कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट और लिविंग सेल का सेम है। लेकिन जो नीट वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका कंपोजिशन थोड़ा सा अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है और लिविंग सेल में कम है, या फिर लिविंग सेल में ज्यादा है और अर्थ क्रस्ट में कम है? हाँ, है वैसा एलिमेंट। लिविंग सेल्स में सारे कंपोजिशन सेम अमाउंट में होते हैं, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्लाइटली ज्यादा होते हैं, थोड़ा ज्यादा होते हैं। किसके तुलना में? अर्थ क्रस्ट के जो कंपोजिशन है उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है उसके तुलना में थोड़ा ज्यादा होते हैं। मैं अभी आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। और अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन बहुत ज्यादा होता है, जबकि इसमें सिलिकॉन बहुत कम होता है। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मतलब कि लिविंग सेल्स के तुलना में कम, तो यहाँ सिलिकॉन ज्यादा और यहाँ सिलिकॉन कम होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। इसका मतलब आप क्या बता सकते हैं पता है, कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग सेल्स के केमिकल कंपोजिशन में क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। क्या बात सभी को समझ में है? क्वालिटेटिव का मतलब क्या, जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में वही तो लिविंग सेल में भी है, तो क्वालिटी का तो कोई अंतर है ही नहीं। हाँ, क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, मैं फिर बोल रहा हूं, वो डिफरेंस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिविंग सेल्स में ज्यादा है। कौन ज्यादा है? कौन? CHON कौन ज्यादा है? कहां?
लिविंग सेल्स में, और अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन ज्यादा है। तो ये, और सिलिकॉन भी ज्यादा है, मैं आपको बता दूं, ये सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा है इसके तुलना में, यहाँ नेग्लिजिबल। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, और मैं बच्चों एक बार बोल दूं, वो टेबल आपको याद रखना है। वो टेबल आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन आप उसको नोट्स में ऐड कर लेना। एनसीईआरटी की वो टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ये देखिए, मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ और आपको मैं रियलाइज कराता हूँ कितना ज्यादा और कितना कम। आपको टेबल दिख रहा होगा, आई थिंक सभी को टेबल दिख रहा है, विजिबल। ये देखिए टेबल दिख रहा है। अब आप देखिए इस टेबल में मैं आपको रियलाइज कराता हूँ, एक एक और से देखते चलिए। आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, देखिए यहाँ 0.14 और यहाँ कितना है 0.5। बताइए काफी ज्यादा हाइड्रोजन है कि नहीं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इधर अर्थ क्रस्ट है, इधर अर्थ क्रस्ट और इधर ह्यूमन बॉडी है। बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन काफी ज्यादा है कि नहीं है। चलिए कार्बन पे आइए, इधर 0.3 है, इधर 0.3 है, परसेंटेज बाय वेट है, इधर 0.3 है, इधर 18.5 है। पता है कितना गुना हो गया, लगभग 600 गुना हो गया। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब बहुत ज्यादा है, कार्बन भी ज्यादा है। अगला ऑक्सीजन, इधर 40 है और इधर 65 है, तो ऑक्सीजन भी तो ज्यादा है ना। अब आता है नाइट्रोजन की बारी। यस, नाइट्रोजन यहाँ काफी लिटिल होता है, काफी कम, और यहाँ 3.3, तो कुल मिला के नाइट्रोजन भी तो ज्यादा है। तो एक ये सवाल बनता है कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो वो है N, नाइट्रोजन। फिर आप बोलोगे सर अगर अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन काफी कम है तो ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन कहां से आया। क्या ये सवाल किसी के मन में आया? क्योंकि अभी तो मैंने सिखाया कि मिट्टी से बना शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप सोच रहे होगे कि सर अगर अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन काफी कम है तो ह्यूमन बॉडी में इतना नाइट्रोजन कहां से आया, प्रोड्यूसर कहां से लाके देगा। क्या किसी के मन में डाउट आ रहा है? जल्दी बोलिए। चलिए इसका जवाब कोई देना चाहेंगे तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। जवाब देना चाहेंगे दो, अच्छा दो उधर और बच्चों का हाथ खड़ा हुआ है जो जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं, पहले मैं देखूं तो किसका हाथ खड़ा हुआ है। बस एक हाथ खड़ा हुआ है, निधि कुमारी। आप ही बताइए कि कहां से आया ये नाइट्रोजन ह्यूमन बॉडी में, जब इन्वायरमेंट में तो मतलब कि ये अर्थ क्रस्ट में तो काफी लिटिल है। बोलिए कुछ, क्या बोलना चाहते हैं आप? एटमॉस्फेयर, शाबाश। एक्चुअली इन्होंने पढ़ रखा है मेरे से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। आप लोग को भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा। मैं बताऊं बच्चों, नाइट्रोजन का जो मेन रिजर्वायर है ना, वो कौन है? एटमॉस्फेयर है। आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन गैस है, पता है ना ये बात? मैं सही डाटा बता रहा हूँ ना? 78 ही है ना? हाँ 78 ही है। यस सर। इतना नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है ना, इस नाइट्रोजन को कोई कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और ये अमोनिया कहाँ चली जाती है? सॉइल में। कहाँ चली जाती है अमोनिया? सॉइल में। फिर इस अमोनिया को कोई कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। ये पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उससे बनाता है अमीनो एसिड और भी अदर अदर कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लियोटाइड वगैरह, और फिर उसको हम खा लेते हैं। तो देखिए अर्थ क्रस्ट में तो नहीं है ना, मिट्टी में तो नहीं है ना, हवा में है। हवा में है मतलब एटमॉस्फेयर में है, लिथोस्फेयर में नहीं है। लिथोस्फेयर मतलब अर्थ क्रस्ट, उसमें नहीं है। तो कुल मिला के ये आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में काफी कम है? नाइट्रोजन। लेकिन फिर ह्यूमन बॉडी में कहां से आया? तो वो एटमॉस्फेयर से आया। कैसे? बाय नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, दावा करता हूं ऐसा आपको भारत में कोई नहीं पढ़ाएगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मतलब आपके तन बदन में आग लग जाएगा जब आप समझोगे वाह यार गजब मैकेनिज्म है यार। मतलब ये नाइट्रोजन को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम अपने बॉडी में लाने के लिए, गजब तरीका है। इस बीच में कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, अपना अपना रोल दिखाते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में। ओके, तो आप बस इतना समझो कि नाइट्रोजन यहाँ बहुत कम है, यहाँ नाइट्रोजन ज्यादा है। कुल मिला के आप अगर देख पा रहे हो तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो ज्यादा है ही, बाकी का देख लेना, लगभग सिमिलरिटी आएगा। दिखा दूं, ये देखो सल्फर 0.3, 0.03 और इधर 3, बहुत ज्यादा नहीं है।
ठीक है ना, 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा कोई ज्यादा हुआ क्या, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इधर सोडियम 2.8, इधर 0.2, ठीक है, उतना भी ज्यादा कम नहीं है ह्यूमन बॉडी में। इधर आ जाओ, कैल्शियम 3.6, इधर 1.5, यानी कि लगभग 1.5 गुना ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में। मैग्नीशियम 2.1, 0.1, हाँ मान सकते हो 2 गुना ज्यादा है, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ ना। सिलिकन आ गया फिर से अगला, सिलिकन इधर बहुत ज्यादा है और इधर नेग्लिजिबल है। आप समझ चुके होंगे, आपको पता है सिलिका हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, पता है ना, सिलिका हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये सब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, टॉक्सिक हो जाता है वो, ठीक है। तो इसीलिए सिलिका हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से आता ही नहीं, और आ जाए तो नुकसान होगा। नेचुरल मैकेनिज्म नहीं है सिलिका हमारे बॉडी में आने के लिए, कोई तरीका नहीं है, अगर आ जाए तो नुकसान होगा। कुल मिला के बच्चों ये टेबल आपके नोट्स में बन जाना चाहिए। आपको नीचे लिखा भी दिखेगा कि ये टेबल कहां से लिया गया है। ये टेबल लिया गया है CNR राव एजेंसी है, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद। हैदराबाद में एक मतलब की केमिस्ट्री की एजेंसी है जिसका नाम है CNR राव, वहीं से मतलब वो जो अपना डाटा निकालती है, तो ये 2005 में उन्होंने जो डाटा निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट से वही डाटा है, और आपको आंसर यही देना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिस एजेंसी का डाटा उठाया है आंसर वही जाएगा। और भी बहुत सारी केमिकल कंपनी है इसमें, सर ये नवीन के पापा केमिकल इंजीनियर है तुम्हारे पापा? माइनिंग इंजीनियर है। अच्छा माइनिंग, तो उसी से रिलेटेड होता है। तो वो जो केमिकल इंजीनियर होता है ना, उसका ये काम है, ये अर्थ क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन बताता है। फिर बायोलॉजी वाले का काम है कि वो लिविंग के सेल्स का बताता है, फिर वो क्या करती है केमिकल एजेंसी उसको कंबाइन करके डाटा निकालती है, तो जिसका ज्यादा ऑथेंटिक लगता है गवर्नमेंट उसको फॉलो कर लेती है। और एनसीईआरटी तो सरकारी बुक है, गवर्नमेंट बुक है, तो उन्होंने हैदराबाद में जो CNR राव एजेंसी है उसी की डाटा उसमें छाप रखी है, और आपको यही याद रखना है और यही आंसर भी देना है। हालांकि ये डाटा पुराना है, हालांकि डाटा 2005 का है, लेकिन आंसर यही जाएगा, ठीक है। हाँ अगर 2005 का है 2021 हो गया तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आया होगा अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन और लिविंग सेल्स के अंदर। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात पे मैं आपको बताऊं क्या याद रखना है, लिविंग सेल्स के अंदर मतलब यहाँ ह्यूमन बॉडी का नाम दे रखा है, कौन ज्यादा होता है, क्या होता है, कौन ज्यादा होता है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ज्यादा होता है। और अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन काफी कम होता है, और ह्यूमन बॉडी में सिलिका बहुत कम होता है, सिलिकॉन बहुत कम होता है, खेला खत्म है। बाकी तो आप समझ गए होंगे लगभग लगभग सेम अमाउंट पे है। क्या ये टेबल सभी को क्लियर है, यस और नो, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये टेबल आपके नोट्स में आ जाना चाहिए। कहाँ आएगा नोट्स में, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे ऐड करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पड़ाव की तरफ। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं ये टेबल नोट्स में कहाँ आएगा। आप नोट्स में अगर देखेंगे जब, तो आपको नोट्स में एक हेडिंग लिखा मिलेगा, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। और उसके नीचे फिर अभी मैं बताऊंगा एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे हम पता करते हैं। तो वहां जहां लिखा है ना इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी, उसके बगल में थोड़ा सा जगह है, तो उसके बगल में आप छोटा सा टेबल ये घुसा लेना, लिख लेना, लिखने में याद भी हो जाएगा और आपका टेबल नोट्स में आ जाएगा। आता है क्वेश्चन, आता है यहाँ से। और क्वेश्चन क्या आता है मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये आता है, अर्थ क्रस्ट में सिलिका बहुत ज्यादा है और लिविंग सेल्स में CHON बहुत ज्यादा है, और इधर नाइट्रोजन काफी कम है, बहुत कम है, और सिलिका बहुत ज्यादा है, और इधर सिलिका बहुत कम है और CHON बहुत ज्यादा है। यही क्वेश्चन आता है। एग्जैक्ट डाटा आपसे कोई नहीं पूछता, इन जनरल नहीं पूछता, लेकिन पूछ लेगा तो आपका भाग्य खराब होगा, याद नहीं रहता यार, एग्जैक्ट डाटा उतना कैसे याद रहेगा। लेकिन हाँ कंपैरेटिव जो है वो पूछा जाएगा, और वो पूछा जा चुका है, पूछा नहीं जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में हो रही खुजली कि सर कैसे पता चला कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट है और लिविंग सेल्स में कौन सा एलिमेंट है, ये सब तो आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे पता चला, ये सब आप हमको बता दो। तो मैं बच्चों बताऊं, ये जो 1 सेकंड रुक जाइएगा, हाँ तो मैं आपको बताऊं कैसे पता करते हैं। तो कुल मिला के अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, पहले एक एक्सपेरिमेंट आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आज हम आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट बताएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते चलिएगा, शिवानंद फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलना क्या क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप कोई भी लिविंग सेल ले आओ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम कैसे पता करते हैं सेल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल है। आप कोई भी लिविंग सेल ले आओ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेजिटेबल का पीस ले आओ, या एनिमल में अगर बात करें तो लीवर का पीस आपको इजिली मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल हो जाएगा।
लीवर का पीस ले आओ, ठीक है। अब आप क्या करो, इस लिविंग सेल्स को, लिविंग टिश्यूज को क्या करो, मतलब ये सेल्स नहीं टिश्यूज बोलो, बहुत सारे सेल रहेंगे तब ना ज्यादा कंटेंट मिलेगा। इसको क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब पहले ग्राइंडर में डालो, एक ग्राइंडर में डाले, सेल्स डाले, मतलब टिश्यू बहुत सारे हैं, और उसमें एक एसिड डालो जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कोई इसका फार्मूला बोलेगा, एसिटिक एसिड, कोई इसका फार्मूला बोलेगा? इसका फार्मूला होगा आपका Cl3COOH। अरे अरे ट्राइक्लोरो एसिटिक का फार्मूला, हाँ ठीक है, Cl3COOH, ठीक है। फार्मूला भी इसलिए याद रख लेना, वैसे तो केमिस्ट्री वाले आपको सिखाते होंगे, ये फार्मूला इसीलिए याद रख लेना क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन में, ठीक है। तो ये एसिड क्या करेगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही है, ये क्या करेगा, ये इन सारे सेल्स को गलाने में मदद करेगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह तोड़ ताड़ देगा, राइट। अरे कुल मिला के वो नहीं करते, ग्राइंडर में जब डालते हैं तो कोई ऐसा एक लिक्विड डाल देते हैं कि वो और अच्छे से पतला हो पाए, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या था, एक एसिड था, अंडरलाइन करो यहाँ, ये क्या था, एसिड था, ध्यान देना। इस एसिड में आपने सेल्स को डाला, सेल क्या हो गया, गलने लगा। फिर आपने क्या किया, ये ग्राइंडर है, ये क्या है, ग्राइंडर है, आपने क्या किया, इस ग्राइंडर को रोटेट किया काफी जोर से, तो क्या हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। ग्राइंडिंग होने के बाद क्या तैयार हुआ, इसके अंदर एक थिक स्लरी तैयार हुआ। क्या हुआ, थिक स्लरी, मतलब चटनी टाइप का, चटनी तैयार हो गया, थिक स्लरी। क्या है वो, लिविंग सेल्स का चटनी है, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। अब आप बताइए, उस सेल्स के अंदर का जो भी कंटेंट अगर एसिड में सोल्यूबल होगा तो बताइए वो तो उसमें घुल जाएगा आसानी से, राइट। और बताओ ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या है, लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है, लिक्विड है। और जो भी उसमें सोल्यूबल नहीं होगा क्या वो उसमें घुलेगा, नहीं घुलेगा, उस एसिड में नहीं घुलेगा। इसका मतलब इस चटनी में दो प्रकार की चीजें होगी, एक को आप बोल सकते हो एसिड सोल्यूबल पूल, पूल का मतलब समझते हो ढेर, एसिड सोल्यूबल पूल, और एक होगा एसिड इनसोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने, लिविंग सेल है, उस जैसे कि वेजिटेबल हो या लिवर पीस कोई भी हो, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया और ग्राइंडर में चूर चार के कूच काट के मूथ माथ के सब तैयार कर दिया, चटनी बना दिया, ठीक है। और उसमें अब दो चीजें हमको समझ में आ रहा है कि दो चीजें हो सकती है, एक तो हो सकता है एसिड सोल्यूबल पूल जो उस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सोल्यूबल हो, फार्मूला है Cl3COOH, ठीक है। तो उसमें जो सोल्यूबल होगा उसको बोलेंगे हम एसिड सोल्यूबल पूल, जो सोल्यूबल नहीं होगा उसको बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल पूल। अब क्या करो, इस चटनी को एक पेपर से छानो, और वो पेपर क्या हो सकता है, वो छन्नी क्या हो सकता है, इस टाइप का, काफी मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसका जो फिल्ट्रेशन स्लिट हो वो काफी फाइन हो, काफी पतला हो। तो आप जानते हो, आप लैब में जब जाओगे तो वहां पे भी आपको ऐसा पेपर मिलेगा। अगर नहीं नहीं पता है कि ये पेपर कौन है तो आपको मैं बताता हूँ, चीज क्लोथ जानते हो, कितने लोग देखो चीज क्लोथ, जब चीज बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए जो उसमें मतलब कि दूध का फटा हुआ माल रहता है, तो उसको छानने के लिए क्या करते हैं, इतना फाइन रहता है कि केवल लिक्विड पार्ट बाहर निकल पाए, बाकी सारा सॉलिड क्या रहे, उसी के अंदर रह जाए। तो इसको बोलते हैं चीज क्लोथ। या तो चीज क्लॉथ ले लीजिए या कॉटन का एकदम ऐसा कपड़ा लीजिए जो जिसमें छेद एकदम फाइन हो, ज्यादा बड़ा बड़ा छेद मत लीजिएगा, तो कॉटन क्लॉथ भी आप ले सकते हो, कॉटन क्लॉथ। लिटमस पेपर मत ले लेना, ऑप्शन में दे देता है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिटमस पेपर आपको पीएच का आइडिया देता है, छानता नहीं है, वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ ले लीजिए। अब आप इस पे क्या कीजिए, इस चटनी को डाल दीजिए, राइट। चटनी से जो नीचे छन गया, मतलब इस क्लॉथ से जो नीचे छन गया, चलिए बताइए, सिद्धार्थ यादव बताएंगे, जो नीचे छन गया वो क्या होगा, एसिड सोल्यूबल पूल या एसिड इनसोल्यूबल पूल, जल्दी बोलिए सिद्धार्थ यादव। एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसोल्यूबल, जो नीचे छन गया वो एसिड इनसोल्यूबल होगा। चलिए आप हमको इतना बताइए, नीचे क्या छनेगा, लिक्विड या सॉलिड? सर लिक्विड छनेगा। हाँ, तो एसिड लिक्विड था कि सॉलिड था, एसिड लिक्विड था या सर सॉलिड था? लिक्विड। लिक्विड था। तो जो भी चीज उसमें घुला होगा, घुलने के बाद वो भी उसमें जाके लिक्विड बन गया होगा, बन गया होगा, मतलब पूरा घुल गया होगा कि नहीं अच्छे से? अरे बोलिए,
सर फिर से बोलिए एक बार, क्या बोला? मैं कह रहा हूं कि इस चटनी को जब मैंने छाना तो जो भी चीज नीचे आया वो एसिड सॉल्युबल है या एसिड इनसॉल्युबल है? नहीं बता पा रहे हैं? रिभा आप बताइए, जो नीचे छना वो एसिड सॉल्युबल है या एसिड इनसॉल्युबल है? एसिड सॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल है। अरे यार ये लिक्विड है ना, लिक्विड की जो साइज होती है मॉलिक्यूल्स में उसकी काफी कम कम साइज होगी और वो इस फिल्ट्रेशन स्लिट से आराम से नीचे छन जाएगा। तो जो चीज उसमें डिसॉल्व हो चुका है वो और एसिड सब मिला के एक साथ एसिड सॉल्युबल पूल कहलाएगा। ये एसिड सॉल्युबल पूल है। लेकिन जो चीज एसिड में नहीं घुला था तो घुला नहीं है, तो डिसॉल्व नहीं हुआ एसिड में, तो उसका तो साइज अभी भी ज्यादा होगा। जो सेल के अंदर जिस साइज में था वो तो घुला नहीं है ना, वो तो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल होंगे एज कंपेयर्ड विद जो घुल गया, तो वो ऊपर में रह जाएंगे। वो क्या रह जाएंगे? ऊपर में रह जाएंगे। अब बताइए सिद्धार्थ यादव, जो ऊपर में रह गए वो एसिड सॉल्युबल है या एसिड इनसॉल्युबल है? एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि वो उस एसिड में घुलने लायक नहीं थे। अब आप बताइए सिद्धार्थ यादव, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, जो एसिड इनसॉल्युबल है उसको आप रिटेंटेट बोलोगे या फिल्ट्रेट बोलोगे? सर फिल्ट्रेट। नहीं, जो छनता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। छना क्या है, एसिड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? जल्दी बोलिए। एसिड सॉल्युबल छना है। तो इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, मतलब ये छन गया। और जो नहीं छन पाता है उसी को बोलते हैं रिटेंटेट, मतलब रिटेन हो गया, रह गया ऊपर में, रिटेंटेट। तो अब ये क्या, ये बात सभी को समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट में जो छन गया वो एसिड सॉल्युबल है और वही है फिल्ट्रेट, और जो नहीं छना वो है एसिड इनसॉल्युबल पूल और वही है रिटेंटेट। क्या ये बात सभी को क्लियर है? जिनको क्लियर नहीं है वो अभी पूछोगे, स्पेसिफिकली शिवानंद। शिवानंद क्लियर है? शिवानंद आउट ऑफ क्लास है लगता है। ठीक है, तुम ऐसे आउट ऑफ क्लास रहो, फिर बाद में आके बोलोगे सर पूरा बताइए। ठीक है, सो जाओ तुम। सो गया लड़का। रिटेंटेड, ठीक है। तो जो नहीं छना, अब देखो ये लड़का आके बोलेगा कि पूरा लेक्चर रिवाइज कराइए कल का, कैसे कराएंगे? संभव ही नहीं है। रिटेंटेड, जो नहीं छना, यही है। नहीं है यही तो बोलना था ना, हम कुछ पूछ रहे हैं ना। चैट में क्या हुआ? सर हाथ खड़ा कर रहे थे। नहीं दिख रहा था ना। एसिड इनसॉल्युबल पूल रिटेंटेट है और एसिड सॉल्युबल पूल फिल्ट्रेट है। ये समझ में आया है तुमको? यस सर। अब रही बात कि सर इस रिटेंटेट में क्या क्या है और इस फिल्ट्रेट में क्या क्या। अब बताओ, तुम्हारे पास एक लिविंग सेल का कंपोनेंट दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गया कि नहीं? आपके पास दो अलग अलग चीजें समझ में आ गई, एक जो छना और एक जो उसमें है। अब आप क्या करो, जो छना उसको एक अलग टेस्ट ट्यूब में ले लो, ले सकते हो क्या फिल्ट्रेट को, और जो इधर नहीं छना उन सबको सेपरेट कर लो, उन सबको क्या करो, सेपरेट कर लो, ठीक है। अब केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, इस एक एक मतलब कि जो कंपाउंड, मतलब उनको जो फ्रैक्शन मिला है, जो भी फ्रैक्शन मिला है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई इसमें क्या है, कौन सा एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्या है। जब एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि इस रिटेंटेट में वो सारे चीज हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान से देखना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट या तो 10,000 के बराबर है या 10,000 से ज्यादा डाल्टन का है। मॉलिक्यूलर वेट या तो 10,000 या 10,000 से ज्यादा डाल्टन का है, और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो साइज भी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए तो वो नहीं छन पाए ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो साइज में 10,000 या 10,000 से भी ज्यादा डाल्टन का है, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट में, तो वो साइज में भी बड़ा होगा, तो वो कहां से छनेगा? नहीं छनेगा। जो छन गए उन्होंने देखा इन सभी के मॉलिक्यूलर वेट, इन सभी के मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेके 800 डाल्टन का है, 18 से लेके 800 डाल्टन का। अच्छा एक बात, आपके नोट्स में यहाँ पे कुछ मिसिंग है, 10,000 होता है यहाँ पे, 10,000 या 10,000 से ज्यादा, नोट्स में शायद 1,000 लिखा हुआ है तो वो गलत है, 10,000 कर लीजिएगा। रिटेंटेट की मॉलिक्यूलर वेट 10,000 या 10,000 से ज्यादा डाल्टन का है, और फिल्ट्रेट का 18 से 800 डाल्टन के रेंज में है।
कुल मिला के जो फिल्ट्रेट है आप उसको कह सकते हो कि सर वो तो बायो, क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर का निकला है ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। और जो नहीं छन पाया उसको आप कह सकते हो कि वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। आ गया नीट का क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल की साइज मॉलिक्यूलर वेट बताइए जल्दी से। मोर देन 10,000 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10,000, इस रेंज में होगा तो वो क्या है? रिटेंटेंट है। इनफैक्ट 1000 से जो भी अधिक होता है ना वो छन नहीं पाता उस क्लॉथ से, और उसको हम क्या मानते हैं कि वो रिटेंटेंट है और वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल के नाम से जाना जाएगा। जो छन गया उसकी मॉलिक्यूलर वेट कम थी, साइज भी कम थी, वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। और बच्चों मैं बता दूं, इस बायो मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसकी मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होती है। क्या लिखा है? 1000 डाल्टन से कम होती है। तो क्या गलत है भाई? एक बात बताओ यार, अभी आपने कहा कि फिल्ट्रेट की जो मॉलिक्यूलर वेट है उसकी रेंज होती है 18 से 800 डाल्टन। क्या ये 18 से 800 डाल्टन जो रेंज बता रहे हैं, क्या ये 1000 से कम नहीं है? क्या ये 1000 से कम नहीं है ना? तो ये लाइन बस एनसीईआरटी ने घुमा फिरा के लिख दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर 950 होगा तो? मैं क्या कह रहा हूं, 1000 से अगर अधिक हुआ तो नहीं छन पाएगा, और 1000 से अगर कम है तो वो छन जाएगा। और जो भी छना मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का और एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 के बीच में आया, राइट। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे जो 800 से अधिक थे, लेकिन 1000 से अधिक किसी का नहीं था जो छन के आया। कुल मिला के वो होगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा। अब सुनिएगा, यहां से 3 डाटा मैं आपको बता रहा हूं और ये तीनों डाटा अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर बोले रिटेंटेट की मॉलिक्यूलर वेट, आंसर विल बी मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 और इक्वल टू 10,000। बायो मैक्रोमोलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 और इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10,000। बायो माइक्रोमोलिक्यूल की मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। फिल्ट्रेट की मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन। बाकी ऑप्शन और भी तरीके से बन सकता है, क्या क्या मैं फिर से बताऊं। अगर बोल दिया जाए फिल्ट्रेट की मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम, ये भी बात सही है, 1000 से कम सही बात है। रिटेंटेट की 1000 से ज्यादा, ये भी बात सही है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल की 1000 से ज्यादा, हाँ 1000 से ज्यादा 10,000 नहीं है क्या? है ना? कितने लोग समझ गए कितने तरीके से आपका कान घुमा के पकड़ा जा सकता है? डाटा सेम है, बस इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सभी लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं कि सर इस फिल्ट्रेट में क्या क्या था जिसका साइज 18 से 800 डाल्टन के बीच आया, और रिटेंटेट में क्या क्या था जिसका साइज लगभग 10,000 डाल्टन के आसपास या उससे अधिक आया। तो क्या था सर उसमें? बताओ बच्चों, आपको मैं एक वर्ड बता रहा हूं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिटेंटेट में हमें क्या मिला, रिटेंटेट, और एक क्या मिला हमें, फिल्ट्रेट। एक क्या मिला, फिल्ट्रेट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हमें क्या मिला। अच्छा बताओ, रिटेंटेट का मॉलिक्यूलर वेट और फिल्ट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मोर देन, मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन या अप्रोक्सीमेटली 10,000 डाल्टन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, या फिर और अच्छे से बोलो तो 18 से 800 डाल्टन, राइट। रही बात कि सर इसमें क्या क्या मिला रिटेंटेट में, मैं आपको एक वर्ड बताने जा रहा हूं। इस रिटेंटेट में जो कुछ भी मिला वो पॉलीमर था। क्या था? पॉलीमर था। लेकिन फिल्ट्रेट में जो कुछ भी मिला वो पॉलीमर नहीं था, वो पॉलीमर नहीं था। तो वो क्या था? वो मोनोमर था। तो वो क्या था? वो मोनोमर था, मोनोमर। अब बता रहा हूं यहां पे इसका मतलब क्या है। देखिए, मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। पॉली का मतलब होता है अनेक, मतलब मोर देन वन, मोर देन वन। और यहाँ मोनो का मतलब क्या होता है? वन। और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। जितने भी बायोमोलिक्यूल मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, जो भी हैं, तो ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है या बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, मैं आपको बताऊं बच्चों, ये क्या होते हैं? अलग अलग यूनिट के जुड़ने से बनते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। जो भी रिटेंटेंट में मिला ना वो पॉलीमर थे,
और वो क्या थे मैं आपको बताता हूँ। वो कार्बोहाइड्रेट था। वो क्या था? कार्बोहाइड्रेट था बच्चे। हाँ, वो कार्बोहाइड्रेट था। और क्या था? वो प्रोटीन था। प्रोटीन पॉलीमर है, मैं बताऊंगा अभी किसका। वो क्या था? न्यूक्लिक एसिड था। अब बताओ बच्चों, ये किसका पॉलीमर होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसको, इसके पॉलीमर को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। ये या तो मोनोसेकेराइड या तो डाइसेकेराइड का पॉलीमर होता है। इसका मतलब उसका जो मोनोमेरिक फॉर्म होगा, अगर सेल के अंदर था मोनोमेरिक फॉर्म, तो वो फिल्ट्रेट में मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इस मोनोमर के तौर पे? यहाँ आपको मोनोसेकेराइड मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के नाम पे, यहाँ आपको डाइसेकेराइड मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के नाम पे, यहाँ आपको अमीनो एसिड मिलेगा प्रोटीन के नाम पे। इसका मतलब ये जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड का पॉलीमर है। यहाँ आपको न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। इसका मतलब ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का क्या है? मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड ही जुड़ जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनाता, हम आपको पढ़ाएंगे आगे। और इस न्यूक्लिक एसिड में N2 बेस भी होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा N2 बेस क्या था। ये भी एक प्रकार का शुगर ही होता है, इसमें N2 बेस भी मिला। कुल मिला के कहानी का सार ये है कि ये जो भी आप इधर देख रहे हो, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, इन सब की साइज 18 से 800 डाल्टन के बीच में है। अगर अधिक होगी भी तो 1000 से अधिक नहीं हो सकती है। इसीलिए ये फिल्ट्रेट में मिला और एसिड में घुल गया। जिसकी साइड कम थी, जिसकी साइज छोटी थी, मॉलिक्यूलर वेट कम थी, वो सब कुछ एसिड में घुल गया इजिली। मोनोमर इजिली आ गए इसमें, और उसको बोले हम फिल्ट्रेट, एसिड सॉल्युबल पूल, आ गए इधर नीचे। लेकिन जिसकी जो पॉलीमर थे तो उसकी साइज ज्यादा तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा, 10,000 डाल्टन या उससे भी अधिक, 1000 से तो अधिक है ही। तो वो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो क्या सभी को क्लियर हुआ कौन किधर आया? अरे जल्दी बोलो। अब एक इंटरेस्टिंग बात, बात फंस गया कहां? लिपिड में। बात फंस गया लिपिड में। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। लिपिड जो होता है ना, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट, कोई भी लिपिड 800 डाल्टन से अधिक नहीं होता है, 800 से कम ही होता है, लेस देन 8000 डाल्टन। एनसीईआरटी ने कैसे लिखा पता है? लिपिड हैव नो मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन। इसका मतलब 800 से कम है। बात तो वही हुआ ना, लिखा है लिपिड हैव मॉलिक्यूलर वेट नो मोर देन 800 डाल्टन। इसका मतलब 800 डाल्टन से कम है। क्या लोग सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? एनसीईआरटी कह रहा है कि 800 से अधिक नहीं है, इसका मतलब 800 से कम है। तो अब बताइए आप लोगों के ख्याल से किन कौन कौन बच्चे इस बात में सहमति दे रहे हैं कि सर लिपिड रिटेंटेट में आना चाहिए? कितनों का ये सहमति है? हाथ खड़ा करिए जल्दी से। कितनों का इस बात में सहमति है कि लिपिड रिटेंटेट में आना चाहिए क्योंकि ये 800 से कम है? कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहे। चलिए, कितनों को लग रहा है कि ये फिल्ट्रेट में आना चाहिए? कितनों को लग रहा है कि ये फिल्ट्रेट में आना चाहिए? जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको भी ऐसा ही लगा था कि ये फिल्ट्रेट में आएगा, लेकिन नहीं आया। वो आया किसमें? वो आया रिटेंटेट में, और इधर आया लिपिड। और बच्चों इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है कि लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से भी कम है, 800 डाल्टन से कम है, वो आया किधर? रिटेंटेट में, फिल्ट्रेट में नहीं आया। ताजुब हुआ ना? किनका माइक ऑन है? बंद कीजिए माइक, ऑन कीजिए, सॉरी माइक बंद कीजिए। जब मैं बोलूंगा ऑन करने तब करना है। तो 800 डाल्टन से कम था उसका साइज। अब लोग पड़ गए चक्कर में कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया, बाद में पता चला ऐसा कैसे हो गया। किनका माइक ऑन है? बार बार बोल रहा हूं मैं बंद करने के लिए। सिद्धार्थ यादव, क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करें। आपको जब माइक ऑन करने बोला जाएगा तब आप माइक ऑन करेंगे, आपसे जब पूछा जाएगा तब, आपको डाउट होगा तब, अदरवाइज आप माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? तो बात ध्यान रखिएगा। तो ये लिपिड जो है 800 डाल्टन से कम का था। तो ऐसा कैसे हुआ, इसकी चर्चा करते हैं हम अगले मीटिंग में। इससे पहले मैं आपको मन में एक सवाल देता हूं कि आप सोचिए कि ऐसा कैसे हुआ होगा। और अब बताता हूं, जो भी चीज नीचे छन गया फिल्ट्रेट में, वो सब क्या थे?
वो सब के सब, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सब को माना गया बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। और जो भी चीज ऊपर छन गए, ऊपर नहीं छने, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको बोला गया, ध्यान से देखिएगा, इन सबको बोला गया बायो मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल ही बोलेंगे। तो फिर ये इधर क्यों आया, इस सवाल का जवाब अभी आपको हम नेक्स्ट मीटिंग में देंगे। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लिपिड वो कंपोनेंट था जो बीइंग अ माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में आया। सभी लोग समझ पाए मेरा बात? लिपिड वो कंपोनेंट था जो बीइंग ए बायो माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इसकी साइज 800 डाल्टन से कम है, इसीलिए ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। लेकिन बीइंग ए बायो माइक्रोमोलिक्यूल, it comes in the fraction of bio macromolecule. How is it possible? Can you explain? If you can explain, please explain in next meeting. आप सोचिए, आपके मन में ये बात खटक रहा हो कि ऐसा कैसे हुआ, और एक्सपेरिमेंट में कोई एरर नहीं है। फिर बता दे रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कई बार करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन आज भी आप ये एक्सपेरिमेंट करो, वो उधर ही आएगा। साइज मेजर करोगे तो 800 डाल्टन से कम होगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, लिपिड कभी पॉलीमर नहीं बनाता, ठूस लो भेजे में, नेवर पॉलीमर, कभी पॉलीमर नहीं बनाता। ठीक है, तो जल्दी से आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी से। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, जल्दी से इसको देखिए और आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा।